हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम इस क्लास में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो है चैप्टर का नाम है, इसमें जो पढ़ेंगे हम मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें परिसंचरण तंत्र मानव शरीर का एक विस्तृत तंत्र होता है जिसका कार्य शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है, जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी कि ऑक्सीजन, हार्मोन्स आदि। अब आगे देखते हैं। इसमें मानव में यह दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा इसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत जो होता है रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियां आती हैं। और दूसरा है हमारा लसीका तंत्र। अब देखते हैं इसमें रुधिर के बारे में यानी कि रक्त के बारे में देखते हैं, ब्लड है। तो इसमें है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त की प्रकृति जो होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है एवं इसका pH मान जो होता है 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है, यानी कि 7% होता है। आगे देखते हैं जो मेल में होता है। मेल में कितना रक्त होता है तो 5 से लेकर 6 लीटर तक होता है। और यही फीमेल में जो होता है वो 4 से लेकर 5 लीटर होता है। आगे देखते हैं रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है या कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब जो होना चाहिए 120/80 मिलीमीटर होना चाहिए। आगे है एक वयस्क मानव में रक्त निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसमें आगे है भ्रूण इम्ब्रियो अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। अब देखते हैं रक्त का संगठन। तो यहाँ पर है रक्त का संगठन जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा प्लाज्मा, दूसरा है हमारा रुधिराणु यानी कि रक्त कणिकाएं। यहाँ पर देखते हैं जो प्लाज्मा में हमारा ब्लड पाया जाता है वो 55% तक पाया जाता है, और जो रुधिराणु में पाया जाता है वो 45% तक ब्लड पाया जाता है। अब देखते हैं प्लाज्मा में, तो इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो जल की मात्रा जो 90% तक होती है, प्रोटीन की मात्रा 7% तक होती है, और लवण की मात्रा जो है 0.9% तक होती है। ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो 0.1% तक होती है, और अन्य जो सभी चीजें हैं उनकी जो मात्रा होती है वो 2% तक होती है। अब आगे देखते हैं रुधिराणु में। इसमें देखते हैं तो क्या पाया जाता है, तो इसमें होता है RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और दूसरा है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स इसमें रक्त बिंबाणु इसको कहते हैं। तो इतने जो है पाए जाते हैं रुधिराणु में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये फिगर जो है हमारा ये है लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल का ये फिगर है हमारा। और यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला प्लेटलेट्स का फिगर है ये, और यहाँ पर देखते हैं तो श्वेत रुधिर कणिकाएं का ये फिगर है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग जो है हल्का पीला होता है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन जो है 6 से 8% तक पाया जाता है। प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा एल्ब्यूमिन, और दूसरा है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, और यहाँ पर है फाइब्रिनोजन, और तीसरा है हमारा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर एल्ब्यूमिन के बारे में देखते हैं पहले। तो यहाँ पर यह सबसे छोटा रक्त प्रोटीन होता है, और यह लीवर द्वारा निर्मित होता है। इसका जो फंक्शन है वो है ऑस्मोरेगुलेशन है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के बारे में। तो सबसे बड़ा रक्त प्रोटीन होता है ये, और यह लीवर द्वारा निर्मित होता है।
जैसे देखते हैं रक्त का थक्का जमना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो ग्लोब्यूलिन है हमारा, यहाँ पर इसको हमने लिखा है। ग्लोब्यूलिन को दोस्तों जो है 3 भागों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन जो है हमारा, यह जो है लीवर द्वारा निर्मित होता है। इसका फंक्शन जो है भोजन का प्रबंध एवं परिवहन करना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर गामा ग्लोब्यूलिन क्या है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी है। ठीक है, ये जो हमारा गामा ग्लोब्यूलिन है ये निर्मित किससे होता है, तो प्लाज्मा कोशिकाओं से निर्मित होता है। सक्रिय बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण प्रदान करना या संरक्षण देना। तो आगे देखते हैं दोस्तों प्लाज्मा का कार्य। तो इसमें देखते हैं प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। रक्त का थक्का जमाने में यह सहायक होता है और ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। यह काम होता है प्लाज्मा का। अब देखते हैं इसमें सीरम में क्या होता है, प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ हमारे सीरम कहलाते हैं। अब देखते हैं इसमें रुधिराण जो है यह 3 प्रकार का है हमारा। रुधिराण में 45% जो है हमारा रक्त होता है। पहला देखते हैं जो 3 प्रकार है, इसमें पहला है हमारा लाल रक्त कण। ठीक है, यहाँ पर है लाल रक्त कण और दूसरा है हमारा यहाँ पर है श्वेत रक्त कण और तीसरा है हमारा रक्त बिंबाड। ठीक है, तो यहाँ पर है इसको लाल रक्त कण को आरबीसी कहते हैं और श्वेत रक्त कण को डब्ल्यूबीसी कहते हैं और रक्त बिंबाड को जो है प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले आरबीसी क्या है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है इरिथ्रोसाइट है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वह वयस्क में अस्थिमज्जा में होता है। ठीक, अब इसमें है भ्रूण अवस्था में जो है यह कृत लीवर में होता है भ्रूण अवस्था और जीवन काल इसका होता है 120 दिन। इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में होती है। आगे है खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है या कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं अपवाद में जो है ऊंट एवं प्लाज्मा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आगे है एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से लेकर 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, वहीं महिलाओं में 40 से लेकर 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब देखते हैं यहाँ पर आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल होता है। अब देखते हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बनती है या बनी होती है। पहला तो है हमारा इसमें हीमेटिन, दूसरा है ग्लोबिन। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम हीमेटिन के बारे में। यह लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन देखते हैं तो ग्लोबिन यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। इसमें आगे है कॉकरोच में सफेद रंग का रक्त होता है। कॉकरोच में सफेद रंग का रक्त होता है दोस्तों, तो किसके कारण होता है, तो ये हेमोलिम्फ के कारण होता है। और ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त पाया जाता है। यह हेमोसाइनिन के कारण होता है। आगे देखते हैं अब इसमें रक्त में आरबीसी नष्ट होना, हीमोलाइसिस
कहा जाता है या कहलाता है। आगे देखते हैं इसमें सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। यहाँ पर देखते हैं अब आरबीसी की संख्या, तो यहाँ पर घटना देखते हैं पहले, उसके बाद बढ़ना, क्या प्रक्रिया होती है दोनों में। तो घटने में देखते हैं जब आरबीसी की संख्या घटती है तो एनीमिया लौह अयस्क की कमी, खून की कमी हो जाती है। और जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो पॉलीसाइथीमिया, ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर थैलेसीमिया क्या है। यह बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला यह रोग है। इस रोग के कारण दोस्तों बच्चों के अंदर शरीर में काफ़ी हद तक खून की कमी हो जाती है, जिससे खून को जो है उनके शरीर में बार बार बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी पहचान जो है 3 माह की आयु के बाद ही हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका निर्माण है अस्थिमज्जा, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसकी मृत्यु होती है तो रक्त में होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC की जो मृत्यु होती है वो रक्त में हो जाती है। आगे है जीवन काल इसका होता है तो 2 से 4 दिन या फिर 13 से 20 दिन केंद्र उपस्थिति में उपस्थित होता है। 13 से 20 दिन केंद्र को उपस्थित होता है। इनकी संख्या जो होती है 8000 से 10000 के बीच होती है। तो इसका कार्य देखते हैं दोस्तों, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसीलिए इसे शरीर की रक्षक एवं रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अब WBC के 2 प्रकार। WBC के 2 प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा कणिका युक्त, पहला प्रकार है कणिका युक्त और दूसरा है अकणिका युक्त। और जो कणिका युक्त है इसे 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये है न्यूट्रोफिल्स, पहला है इसमें न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है इसमें इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए कणिका युक्त के। अब ये जो अकणिका युक्त है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहले न्यूट्रोफिल्स में, तो ये जो है सर्वाधिक मात्रा में होते हैं और जो है ये बेसोफिल्स है हमारा, ये सबसे कम मात्रा में होते हैं। और आगे इसमें जो मोनोसाइट्स, ये जो है इसमें सबसे बड़ी WBC होती है और लिम्फोसाइट में सबसे छोटी WBC होती है। अब देखते हैं इसमें जो है यहाँ पर फिगर में, तो यहाँ पर देखते हैं ये है हमारा न्यूट्रोफिल्स का फिगर। ये है जो देखते हैं ये फिगर जो है हमारा, ये है बहुपालीय। ये जो फिगर इस तरीके से बना है रिंग वाइज, ये है हमारा बहुपालीय। और ये है जो बेसोफिल्स, ये हमारा बेसोफिल्स का फिगर है। ये यस के तरीके से दिखता है, इस तरीके से कुछ बना होता है, तो ये हमारा यस के आकार का होता है। अब देखते हैं इओसिनोफिल्स, ये हमारा हेडफोन के तरीके से दोस्तों इस तरीके से कुछ होता है। तो देखते हैं जिस तरीके से हमने बनाया है, तो इसे कहते हैं द्विपालीय, इसे द्विपालीय कहते हैं। मोनोसाइट्स को देखते हैं तो ये अर्धचंद्राकार दिखता है, इस तरीके से बनता है जिस तरीके से हमने बनाया यहाँ पर, तो इसे कहते हैं किडनी आकार। यहाँ पर है हमारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में देखते हैं तो गोल केंद्रक, ये हमारा गोल केंद्रक बीज का इस तरीके से होता है, इसे गोल केंद्रक कहते हैं। अब देखते हैं इसमें न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानते हैं पहले यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें देखते हैं न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है तो कितना होती है दोस्तों, ये 60 से 65% तक होती है। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है, यानी कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखते हैं बेसोफिल्स को। बेसोफिल्स हमने यहाँ पर बनाया, इसका फिगर यहाँ से लेकर इसकी जो है थ्योरी देखते हैं। तो ये है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है, तो सबसे कम संख्या इनकी कितनी होती है, तो 0.5
से 1% तक होती है और यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। यह हमारे बेसोफिल्स जो है यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है, यानी कि एलर्जी से हमारे शरीर की रक्षा करती है। और आगे है इसमें ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स का फिगर यहाँ पर है, इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है, देखते हैं। तो ईओसिनोफिल्स जो है परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 से 3%। आगे देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का फिगर ये है, लिखा हमने इसके बारे में ये है। तो देखते हैं मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की WBC होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की WBC होती है। यह घाव भरने में मदद करती है। इसकी संख्या जो होती है 6 से 8% तक होती है। अब देखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? तो यहाँ पर फिगर हमने इसका बनाया है, यहाँ पर देखते हैं, इसको लिखा है। तो सबसे छोटी आकार की WBC होती है। सबसे छोटे आकार की WBC होती है। यह हमारे मेमोरी सेल का निर्माण करती है। इसकी जो संख्या होती है तो 20 से 25% तक इसकी संख्या होती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब रक्त बिंबाणु के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स। इसके बारे में देखते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स और इसका जो निर्माण होता है ये अस्थिमज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो। और इसकी मृत्यु जो होती है तो प्लीहा में होती है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन होता है। और कार्य देखते हैं तो रक्त का जो कार्य होता है दोस्तों, यहाँ पर रक्त का थक्का जमने में मदद करना है। रक्त का थक्का जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रो लीटर होती है। इसमें आगे है डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। अब देखते हैं इसमें रक्त बिंबाणु से संबंधित बीमारी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, देखते हैं। तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंतर्गत देखते हैं तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें जो है शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्दी से बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनने से रोकता है, हिपेरिन कहलाता है। इसकी संख्या जो होती है तो आरबीसी पहले आरबीसी होती है पहले आरबीसी ज्यादा होती है, उसके बाद है प्लेटलेट्स, उसके बाद जो आता है उसके बाद जो है वो है डब्ल्यूबीसी। आकार में देखते हैं तो पहले है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद है प्लेटलेट्स, उसके बाद जो है आरबीसी। अब देखते हैं यहाँ रेशियो में देखते हैं तो आरबीसी जो है ये 600 है और डब्ल्यूबीसी है उसके बाद, तो इसका रेशियो 1 है। उसके बाद प्लेटलेट्स जो है हमारा वो है 40। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना के अंतर्गत देखते हैं जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इसमें आगे देखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर हमारा ये तीनों मिलकर बनता है थ्रोम्बिन बनता है। और आगे जो प्रोसेस है वो है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, ये दोनों मिल करके फिब्रिन बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु, ये दोनों मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों रक्त समूह के बारे में, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं रक्त समूह की खोज जो की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था और सन 1900 से लेकर के 1901 के दौरान की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने कई लोगों के खून के सैंपल लिए और
कड़ी मेहनत के बाद पता लगाया कि खून 3 प्रकार का होता है और उन्होंने ABC नाम दिया। कुछ समय बाद लैंडस्टीनर ने ग्रुप C का नाम O रख दिया। कार्ल लैंडस्टीनर को अपनी इस उपलब्धि के लिए 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने जो है ABC को बदलकर ABO रख दिया, C के स्थान पर O रख दिया यहाँ पर ब्लड ग्रुप का नाम। और आगे देखते हैं इसमें लैंडस्टीनर की इस महान खोज के 1 साल बाद उनके 2 साथियों कौन कौन थे वो एल्फ्रेड वान डिकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने इस खोज को आगे बढ़ाया और उन्होंने मिलकर एक नए ब्लड ग्रुप AB का पता लगाया। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन की खोज की। ये 2 प्रकार के दिखाए हैं, इसमें 2 प्रकार का होता है। पहला तो है RBC की सतह पर और दूसरा है प्लाज्मा की सतह पर। तो RBC की सतह पर जो होता है देखते हैं इसके अंतर्गत कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में मौजूद RBC में 2 तरह के एंटीजन को देखा जिसका नाम एंटीजन A तथा एंटीजन B रखा। आगे है प्लाज्मा की सतह के अनुसार देखते हैं। तो लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन के अनुसार यह भी बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम एंटी-A और एंटी-B रखा। आगे देखते हैं रक्त में मौजूद RBC में 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन A तथा एंटीजन B। इसी से ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलता है। दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करती है। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है। पहला है हमारा एंटी-A और दूसरा है एंटी-B। इसमें देखते हैं एंटीजन A और एंटी-A और एंटीजन B और एंटी-B एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे रक्त हमारा जो है नष्ट हो जाता है। इस रक्त का जो है अभिश्लेषण कहते हैं। आगे देखते हैं अब ब्लड ग्रुप और एंटीजन और ये है हमारा एंटीबॉडी। तो यहाँ पर है ब्लड ग्रुप हमारा A, B और AB और O। एंटीजन है हमारा ब्लड ग्रुप A के सामने एंटीजन जो होगा वो केवल A होगा और एंटीबॉडी जो होगा केवल B होगा। और B है जो हमारा ब्लड ग्रुप B, यहाँ पर ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन जो है केवल B होगा और एंटीबॉडी हमारा केवल A होगा। AB जो है ब्लड ग्रुप हमारा यहाँ पर, तो एंटीजन जो होगा वो होगा AB दोनों और एंटीबॉडी जो होगा इनमें कोई नहीं। आगे है ब्लड ग्रुप O, तो एंटीजन जो होगा इनमें कोई नहीं होगा और एंटीबॉडी जो होगा वो AB दोनों होगा। अब देखते हैं कौन किससे रक्त ले या दे सकता है। यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता या नहीं होता। अब देखते हैं रक्त समूह AB को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। आगे देखते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप है ये हमारा और रक्त ले सकता है और ये हमारा रक्त दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप देखते हैं ए देखते हैं तो ए में जो है रक्त ले सकता है AO, ठीक है, और जो रक्त दे सकता है वो A और AB है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ब्लड ग्रुप B में, तो रक्त ले सकता है जो वो A और B ले सकता है और जो रक्त दे सकता है वो है A और B। A यहाँ पर रक्त दे सकता है जो B है और AB है। और यहाँ पर देखते हैं तो ब्लड ग्रुप AB है और जो रक्त जो है ले सकता है वो है A, B, O और AB और जो रक्त दे सकता है वो है हमारा AB। और यहाँ पर देखते हैं ब्लड ग्रुप O, तो रक्त जो ले सकता है वो है O और रक्त जो दे सकता है वो है A, B, AB और O। अब देखते हैं यहाँ पर RH फैक्टर, ये क्या होता है। तो
1940 में लैंड स्टीनर और बीनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने जो है रीसस बंदर में एक तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। यहाँ देखते हैं RH पॉजिटिव है। इस प्रकार के रक्त में RH फैक्टर मौजूद होता है, जहाँ यहाँ पर देखते हैं RH फैक्टर निगेटिव जो है हमारा RH निगेटिव है। इस प्रकार के रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, RH पॉजिटिव जो है वो जो है RH पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, और लेना अगर हो RH पॉजिटिव को रक्त लेना हो तो RH पॉजिटिव से और नेगेटिव से RH नेगेटिव से दोनों से रक्त ले सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो RH नेगेटिव है ये रक्त दे सकता है, किनको किनको रक्त दे सकता है, तो ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को जो है रक्त दे सकता है। और रक्त किससे ले सकता है, तो RH नेगेटिव जो है RH नेगेटिव से ही जो है रक्त ले सकता है। आगे देखते हैं अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेरिस। इसमें देखते हैं यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तो तथा माता का रक्त RH नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले, गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे जो है सर्वग्राही जो है हमारा AB पॉजिटिव है, और यहाँ पर सर्वदाता जो है हमारा रक्त वो है O जो है O नेगेटिव जो है ये। आगे देखते हैं माता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह। माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह देखते हैं यहाँ पर, तो O और A, अगर O जो है रक्त समूह माता का है, A पिता का है, तो यहाँ पर जो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा वो O और A दोनों हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं अगर O है माता का और B है पिता का, तो यहाँ पर बच्चों में O B दोनों हो सकता है। अगर यहाँ पर माता और पिता दोनों लोगों का जो है O पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बच्चों में भी O पॉजिटिव ही होगा। आगे है अगर O पॉजिटिव है माता का और पिता का AB है, तो यहाँ पर AB बच्चों में संभावित रक्त समूह हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं अगर माता और पिता दोनों लोग का A पॉजिटिव है रक्त समूह, तो बच्चों में A और O दोनों पॉजिटिव की जो है रक्त समूह हो सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे, अगर B माता का और B पिता का दोनों लोगों का रक्त समूह B ही है, तो यहाँ पर संभावित बच्चों में जो रक्त समूह होगा वो BO होगा। यहाँ पर देखते हैं आगे, AB अगर माता का है और पिता का भी AB है, तो बच्चों में जो होगा रक्त समूह वो A या फिर B या फिर AB दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं AB अगर माता का है, A पिता का है, तो बच्चों में जो है A हो सकता है या फिर B हो सकता है या फिर AB दोनों हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं अगर AB माता का है पिता का B है, तो यहाँ पर बच्चों में A हो सकता है या फिर B हो सकता है या फिर AB दोनों हो सकता है। आगे है A अगर माता का है B पिता का है, तो यहाँ पर A हो सकता है और B भी हो सकता है, यहाँ पर AB और O भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।